अच्छा चलो सिट 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 गाइस, वेलकम टू द किंगडम ऑफ काइजर। गो गो काइजर। गुड बॉय। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ जर्मन शेपर्ड या फिर वेरियस कैटेगरीज ऑफ जर्मन शेपर्ड। क्योंकि रिसेंटली अभी देखा गया है कि जर्मन शेपर्ड ब्रीड की काफ़ी नई नई वेरिएशंस या नई नई कैटेगरीज लॉन्च की जा रही हैं, जैसे कि चाइनीज़ शेपर्ड या फिर किंग शेपर्ड। एंड अगर आप गौर से देखें तो ये देखने में बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, हैवी वेट होते हैं, एंड इनका हेड भी देखने में एक मस्टिफ डॉग की तरह दिखाई देता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ ऑल बुलशिट एंड ऐसी कोई भी ब्रीड नहीं है। ये अगर ऐसी ये ब्रीड बनाई भी गई है तो इनको जर्मन शेपर्ड ब्रीड के साथ कंपेयर करना एक डिसरिस्पेक्ट होगा जर्मन शेपर्ड जैसी एक लीजेंडरी ब्रीड के साथ। क्योंकि जब भी आप किसी डॉग को बहुत ज़्यादा बल्की या हैवी वेट बनाकर उसको ब्रीड करते हैं, उसको बनाने के लिए ऐसी ब्रीडिंग करते हैं, तो ऐसे डॉग्स के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखने को आते हैं एंड उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। अगर हम जर्मन शेपर्ड ब्रीड की बात करें तो इसको इन माय ओपिनियन सिर्फ 3 ही टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है आपका वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड, सेकंड इज शो लाइन जर्मन शेपर्ड, एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है पेट लाइन या फिर जो पेट क्वालिटी के जर्मन शेपर्ड्स होते हैं वो। एंड इस चैनल पे हम ऑलरेडी वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे शो लाइन जर्मन शेपर्ड के साथ। तो जो शो लाइन जर्मन शेपर्ड होता है उनको आप ब्रॉडली 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका यूरोपियन शो लाइन जर्मन शेपर्ड एंड द सेकंड वन इज अमेरिकन शो लाइन जर्मन शेपर्ड। नाउ जो यूरोपियन शो लाइन जर्मन शेपर्ड होता है ये कंपैरेटिवली बेटर होता है अमेरिकन शो लाइन जर्मन शेपर्ड के मुकाबले, क्योंकि जो यूरोपियन शो लाइन जर्मन शेपर्ड होता है वो फिजिकली भी ज़्यादा साउंड होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, ब्रॉड होता है, स्टॉकी होता है। एंड साथ ही में एक यूरोपियन शो लाइन जर्मन शेपर्ड को ब्रीड करते समय उनके टेम्परामेंट पर भी खास ख्याल रखा जाता है, उनके टेम्परामेंट का भी। यानी कि इन डॉग्स के अंदर भी आपको जर्मन शेपर्ड ब्रीड की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इनके अंदर भी एक मॉडरेट अमाउंट की या फेयर अमाउंट की ड्राइव भी होगी एंड ये आपके घर को प्रोटेक्ट भी करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम अमेरिकन शो लाइन जर्मन शेपर्ड की बात करें तो इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता है, और साथ ही में आपको इनके टेम्परामेंट में भी काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे डॉग्स के अंदर थोड़ी सी नर्वस एनर्जीज होंगी, वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा डॉग। द पॉइंट जो यूरोपियन शो लाइन जर्मन शेपर्ड होता है वो कंपैरेटिवली सुपीरियर होता है, बेटर होता है अमेरिकन शो लाइन जर्मन शेपर्ड से। नाउ ये तो बात हुई इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली यूरोपियन शो लाइन जर्मन शेपर्ड्स ही लाए गए थे, बट ओवर लास्ट 20 to 25 ईयर्स धीरे धीरे जनरेशन ओवर जनरेशन इनकी क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होती चली गई, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है होम ब्रीडिंग। एंड हमारे यहाँ के डॉग शोज़ का जो पैटर्न है एंड यहाँ के जो ब्रीडर्स हैं उन्होंने डॉग के सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया एंड साथ में इस चीज़ पे फोकस किया कि डॉग किस तरीके से चलता है, वो एक पर्टिकुलर फैशन में चलना चाहिए डॉग शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड उसका साइज़ कितना बड़ा है, उसका फ़र्क कैसा है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते जिनके बारे में मैंने अभी बात की, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज़ द टेम्परामेंट ऑफ जर्मन शेपर्ड डॉग, उसके अंदर की ड्राइव, उसके जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है। इन सभी जो कैरेक्टर्स होते हैं एक डॉग के अंदर, एक अच्छे डॉग के अंदर, उन सबको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया एंड एज अ रिजल्ट आज की डेट में हमें अच्छे डॉग्स देखने को नहीं मिलते हैं। एंड यूरोपियन जर्मन शेपर्ड डॉग्स में भी जो डॉग्स वेस्ट जर्मनी में ब्रीड किए जाते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, एंड वो एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं एक ओनर को जर्मन शेपर्ड ब्रीड का। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में ऐसे कोई भी ब्रीडर्स नहीं है, आई एम वेरी श्योर कि 2-4-5% ऐसे ब्रीडर्स जरूर होंगे जिन्होंने कि जर्मन शेपर्ड ब्रीड को सेम टेम्परामेंट के साथ मेंटेन करके रखा होगा जैसे कि आज से 20 या 25 साल पहले देखने को मिला करते थे। बट स्टिल अभी भी अगर कोई वेस्ट जर्मनी से शो लाइन जर्मन शेपर्ड्स को इम्पोर्ट करता है कोई ब्रीडर एंड उसकी एथिकली ब्रीडर करता है, देन आई वुड बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज इसके 2 बेनिफिट है। एक तो ये ब्रीड की अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और सेकेंडली ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो कि एक वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड को मैनेज नहीं कर सकती हैं,
उनके एनर्जी लेवल्स को मैच नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी फैमिलीज़ भी एक जर्मन शेपर्ड ब्रीड का, जो ट्रू जर्मन शेपर्ड ब्रीड है, उसका एक्सपीरियंस गेन कर सकती है। ओके, नाउ द सेकंड कैटेगरी इज वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड, एंड इसमें भी आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी लाइन्स आती हैं, जैसे कि चेक लाइन या डीडीआर लाइन। सो ऐसे में जो डॉग लवर्स होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, या जो डॉग बायर्स होते हैं जो बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सी लाइन का डॉग ज़्यादा बेटर होता है। सो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अ गुड डॉग इज़ अ गुड डॉग एंड अ बैड डॉग इज़ अ बैड डॉग। इट मीन्स एक डीडीआर लाइन का डॉग चेक लाइन से बेटर हो सकता है, एंड एक चेक लाइन का डॉग डीडीआर लाइन से बेटर हो सकता है। सो एक डॉग को उसके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड क्वालिटीज़ के बेसिस पे जज करना चाहिए, रेदर देन इस बेसिस पे कि वो किस लीनिएज से आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे जो लोग हैं उनको तो डीडीआर एंड चेक लाइन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि अगर हम जर्मन शेपर्ड ब्रीड की हिस्ट्री को देखें तो इसका जो सबसे पहले जो एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर हुआ था, एंड उस समय पर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था चेक लाइन या डीडीआर लाइन का। ये तो एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी के टुकड़े हुए तो उस समय ईस्ट जर्मनी में जो डॉग्स ब्रीड किए जाते थे एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ या एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ, सो उन डॉग्स को आगे चल के डीडीआर लाइन कहा गया। नो काइजर, ओए नो, क्या किया ये? बट अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो जितने भी वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड हैं तो वो 90 to 95% उनमें से वो डीडीआर एंड चेक लाइन्स का मिक्स है। एंड इनफैक्ट मेरे पास भी जो पपी है काइजर, ये इसके अंदर भी डीडीआर की ब्लड लाइन है, क्योंकि इसकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर थी वो एक 100% डीडीआर फीमेल थी। सो एक डॉग को हमेशा उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे जज किया जाना चाहिए, ना कि इस बेसिस पे कि वो डॉग डीडीआर लाइन से आता है या चेक लाइन से आता है। हालांकि जो ब्रीडर्स होते हैं या कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो लोग इस चीज़ को काफ़ी एग्जैजरेट करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा डॉग तो चेक लाइन से है, बहुत ज़्यादा हाई ड्राइव है इसके अंदर, या हमारा डॉग डीडीआर लाइन से है तो इसके अंदर ये क्वालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड फाइनली जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है पेट लाइन जर्मन शेपर्ड। इसको मैंने सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए कहा क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम 80 to 90% ये ही देखने को मिलते हैं, और इंडिया में एंड फॉरेन कंट्रीज़ में पेट लाइन जर्मन शेपर्ड में भी बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। वो ये कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे तो जो पेट क्वालिटी के जर्मन शेपर्ड्स होते हैं वो भी कैनल क्लब्स के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि आप उनकी एंसेस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो जान सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पेट लाइन या जो पेट क्वालिटी के जर्मन शेपर्ड्स होते हैं वो एक होम ब्रीडिंग का रिजल्ट होते हैं, एंड अगर वो रजिस्टर्ड भी हैं तो भी जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि डॉग के टेम्परामेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। सो इन दैट केस ऑल्सो उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। हालांकि 80 to 90% डॉग्स जो आपको मिलेंगे पेट क्वालिटी के वो ऐसे ही होंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी एंसेस्ट्री का यानी कि उनकी जो प्रीवियस जनरेशन है उनका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। नॉर्मली जो ब्रीडिंग की जाती है वो होम ब्रीडिंग की जाती है, वो इस बेसिस पे की जाती है कि हमारे पास एक मेल डॉग है, एंड अगर हमारे नेबरहुड में हमें कोई फीमेल दिखती है जर्मन शेपर्ड तो उसकी मीटिंग करा दी जाती है, सिंपली कुछ पैसे अर्न करने के लिए। एंड जो होम ब्रीडर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं उनको ब्रीडिंग की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है, वो सिंपली डॉग्स को मेट करा देते हैं, जो कि लॉ ऑफ नेचर के भी अगेंस्ट है। क्योंकि अगर आप स्ट्रीट डॉग्स को भी देखेंगे तो स्ट्रीट डॉग्स का एक पैक होता है 5 से 7 डॉग्स का, एंड जब भी एक वो मीटिंग के सीज़न में आते हैं, उनका मीटिंग का पीरियड स्टार्ट होता है, तो उस समय पे जो डॉग्स होते हैं उस पैक के वो आपस में फाइट करते हैं, कॉम्बैट करते हैं, और जो डॉग सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, वो ही फीमेल के साथ मेट कर पाता है। लेकिन होम ब्रीडिंग के केस में ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, और ना ही ओनर्स के पास भी कोई चॉइस होती है, ना ही डॉग्स के पास ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है या कोई चॉइस होती है। जबकि जो कोई एथिकल ब्रीडर होता है, हालांकि इंडिया में 70-80% 90% जो ब्रीडर्स हैं वो भी एथिकल ब्रीडिंग नहीं करते हैं, बट स्टिल जो कुछ एथिकल ब्रीडर्स हैं वो उनकी ब्रीडिंग के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, एक प्लान होता है कई जनरेशन्स का। वो काफ़ी सोचते हैं कि किस डॉग को किसके साथ मैच करना चाहिए, किस डॉग के अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या ख़राब क्वालिटीज़ हैं, एंड किस तरीके से जो ब्रीड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ब्रीडिंग की जाती है।
एंड आई थिंक दिस इज़ इट। जो भी जर्मन शेपर्ड की मेजर कैटेगरीज थी उनको मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ इस वीडियो में। एंड आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी आपको वो अच्छी लगी होगी। एंड अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे भी ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।